हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सिंधु घाटी सभ्यता के जो फर्दर एस्पेक्ट्स हैं, जो फर्दर उसके रिगार्डिंग जो टॉपिक्स हैं वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैंने पहले बता दूं, इससे पिछली वीडियो में आपके सामने करीब डिस्कस किया सिंधु घाटी सभ्यता का इंट्रोडक्शन कि क्या है सिंधु घाटी सभ्यता और किसने इसको खोजा, कब खुदाई हुई और क्या क्या चीज़ें इसके बारे में रिलेटेड हैं। उसके अलावा जो इसके शहर थे, जो भी इससे रिलेटेड, जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या उसके अलावा जो कई सारे शहर जो खुदाई में निकले, जो इसके प्रमाण का एक सबूत है, तो उसके बारे में डिस्कस किया। आज मैं बात करूंगा उसके फर्दर टॉपिक्स पे। तो आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है, हम शुरुआत करते हैं जल्दी से। सबसे पहले बात करूंगा मैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो राजधानियां थी, राजधानियां सिंधु घाटी सभ्यता की। कौन से वो जगहें थी जो इसकी राजधानियां थी, या पहली राजधानी बनी या उसके बाद दूसरी राजधानी कौन सी बनी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानियों की, तो सबसे पहले इस पूरे एक विस्तृत साम्राज्य की दो राजधानियां बनी। ठीक है, पहली राजधानी कौन सी थी? सबसे पहली राजधानी थी आपके जो है वो है हड़प्पा। पहली राजधानी थी इसकी हड़प्पा, जो कि उत्तरी क्षेत्र की राजधानी थी। जो इस पूरे विस्तृत साम्राज्य का जो नॉर्दर्न एरिया था, उत्तरी क्षेत्र था, उसकी राजधानी थी हड़प्पा। और इसको हम प्रथम राजधानी भी बोल सकते हैं। प्रथम राजधानी, ठीक है। दूसरी राजधानी जो बनी वो बनी मोहनजोदड़ो, जो कि दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी थी। जो इतने पूरे विस्तृत साम्राज्य का जो दक्षिणी क्षेत्र था, उसकी राजधानी थी मोहनजोदड़ो और उत्तरी क्षेत्र की राजधानी थी हड़प्पा। तो हड़प्पा को हम प्रथम राजधानी भी बोल सकते हैं। तो ये तो बात हुई इसकी राजधानियों से रिलेटेड कि इसकी कौन सी राजधानी उत्तरी क्षेत्र की थी या दक्षिणी क्षेत्र की थी या पहली कौन सी थी। इसके अलावा एक छोटा सा और इसमें इंफॉर्मेटरी पार्ट है कि एक शख्स थे जिनका नाम था पिग्गट महोदय। पिग्गट महोदय ने इन्हें जुड़वा राजधानियों का भी नाम दिया है। कई बार सवाल आता है कि जुड़वा राजधानियों का नाम किसने दिया है? जुड़वा राजधानी ये दिया है पिग्गट महोदय। ओके, तो ये पॉइंट कई बार आ जाता है, तो आप इसके लिए तैयार रहिए। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि जितने भी सिटीज खुदाई में निकले, चाहे वो हड़प्पा हुआ या मोहनजोदड़ो हुआ या उसके अलावा जितने भी सिटीज थे, जैसे कि मांडा और वगैरह वगैरह, जो मैंने इससे पिछली वीडियो में डिस्कस किए, वो किन नदियों के किनारे थी या उनकी लोकेशन किन नदियों के किनारे थी, उसके बारे में हम जान लेते हैं। बहुत बार सवाल आता है, मैच करने के लिए भी आ जाता है, मिलाने के लिए भी आता है। कई बार सवाल ऐसे आता है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो उसकी एक छोटी सी लिस्ट है, 7-8 उसमें से शहर नहीं है जो किस नदी के किनारे थे, वो मैं आपके सामने बता देता हूं कि हेडे हैं नदियों के तट पर बसे, नदियों के तट पर बसे सैंधव नगर। सैंधव नगर से मतलब कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो कौन कौन सी नदियों के तट पर थे। ठीक है, तो बहुत क्विकली इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला ही हो गया आपका हड़प्पा। तो हड़प्पा जो था वो था आपका रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, एक हमने बात की थी रोपड़ जो एक निकला खुदाई में, वो है आपका, उसकी लोकेशन है सतलुज, जो कि पंजाब में है। ठीक है, रोपड़ सतलुज नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं मांडा, जो कि कश्मीर में। तो मांडा कश्मीर में है, तो जाहिर सी बात है कहाँ होगा? चिनाब, जो कि कश्मीर में है नदी, अभी भी है। फिर बात करते हैं हम
मोहन जोदड़ो। ये हो गया आपका सिंधु नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, मांडा चिनाब के किनारे, रोपड़ सतलुज पंजाब के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के तट पर। ठीक है, ऐसे ही हम तेजी से आपके सामने रखते हैं और जो नगर थे इस सिविलाइजेशन के। अगला था आपके सामने, बात करता हूं मैं फिफ्थ वन, दैट इज चन्हू दड़ो। चन्हू दड़ो और कोट दीजी। ये दोनों ही सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, याद रखने में आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं सेवेंथ वन, दैट इज बालाकोट। बालाकोट भी एक नगर था जो कि इस खुदाई में निकले। तो बालाकोट की जो लोकेशन थी दैट इज बीदर नदी के किनारे, बीदर नदी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार मिलाने के लिए आ जाता है, कई बार क्वेश्चन मिलाने के लिए आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं सुत्क गैंडोर। सुत्क गैंडोर ये दाश्त नदी के किनारे, दाश्त नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दैट इज कालीबंगा। कालीबंगा जो कि सरस्वती नदी। अब सरस्वती नदी का एक और नाम है जो कहते हैं घग्गर नदी। घग्गर नदी ये कहां है? इसकी लोकेशन है राजस्थान। ठीक है, तो कालीबंगा, सरस्वती नदी या घग्गर भी बोलते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, 10th वन दैट इज आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर जो था वो है आपका हिंडन नदी, हिंडन नदी मेरठ। क्योंकि आलमगीरपुर की जो लोकेशन है वो मेरठ जो यूपी का जिला है, वहां पर हिंडन नदी के तट पर ये आलमगीरपुर की लोकेशन ट्रेस हुई। फिर हम बात करते हैं वेरी क्विकली लोथल, जो कि भोगवा नदी, भोगवा नदी के तट पर। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रंगपुर। रंगपुर जो कि मद्र नदी के किनारे, मद्र नदी के तट पर। ओके, तो ये वो सैंधव नगर थे, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे जो इनकी मैंने आपके बारे में आज बताया कि ये किस किस नदियों के तट पर इनकी लोकेशन थी। क्योंकि ये सवाल अक्सर आ जाता है, इसे एक या दो सवाल अमूल तौर पर पूछ लिए जाते हैं, तो ये आप पूरा नोट कर सकते हैं इसको। अब हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता में जो था लिपि कौन सी यूज थी। क्योंकि सिंधु घाटी में लोग लिखने लगे थे, किस तरीके से लिखते थे, क्या वो ट्रेस है कि वो इस सभ्यता के लोग लिखना पढ़ना जानते थे, लिखना जानते थे। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी उसके बारे में बहुत जल्दी से जान लेते हैं। सिंधु लिपि, ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि सिंधु लिपि जो थी दैट इज पिक्टोग्राफिक। पिक्टोग्राफिक का मतलब होता है कि जो सिंधु घाटी की जो लिपि थी या हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्र लिपि थी, चित्र लिपि। यानी कि जो कुछ भी पाया गया वो चित्र की फॉर्म में पाया गया, यानी कि पिक्चर्स की फॉर्म में उन्होंने लिखने की कोशिश की, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने की कोशिश की, इसलिए इसे पिक्टोग्राफिक और चित्रलिपि भी बोलते हैं, जो अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी। ठीक है, अभी तक की हम बात करें नहीं पढ़ी जा सकी। ठीक है, अब इसमें कितने चित्रों का या का प्रयोग किया था ये अमूमन तो सवाल आ जाता है। तो करीब इसमें 250 से लेकर
और करीब 400 चित्र अक्षरों का, चित्र अक्षर, क्योंकि अक्षर तो थे नहीं तो चित्र ही उसके अक्षर थे, तो 250 से लेकर करीब 400 चित्र अक्षर का इसमें प्रयोग किया गया। ये नंबर थोड़ा वैरी हो सकते हैं अलग अलग सोर्सेस से, लेकिन जो मेनली जो कंसेंसस है वो 250 से 400 चित्र अक्षर की ही है। अब इसके बारे में हम और थोड़ा सा जान लेते हैं कि कैसे, क्या लिपि के बारे में और क्या है। ये जो लिपि थी, अक्सर ये लिपि बर्तनों और आपके जितने भी बर्तनों पर या मुद्राओं पर पाई गई, जो उसके बर्तन थे या जो मुद्राएं थी उस पर ये चित्रलिपि, पिक्टोग्राफिक लिपि पाई गई, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको देखें कि बर्तनों पर और जितनी भी आपके मुद्राएं थी, जिसे हम करेंसी बोलते हैं, कॉइन्स वगैरह, उन पर ये चित्रलिपि प्राप्त हुई। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसका एक और साक्ष्य हमें मिला बर्तनों और मुद्राओं के अलावा। एक गुजरात में एक जगह है धौलावीरा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, धौलावीरा, गुजरात, ठीक है, धौलावीरा गुजरात। वहां पर एक शिलालेख प्राप्त हुआ, शिलालेख, वहां से पत्थर पे कुछ लिखा हुआ पाया गया, शिलालेख, ओके। उस पर भी यही चित्रलिपि पाई गई, यानी कि सिर्फ बर्तनों और आपके जो भी कॉइन्स थे या करेंसी थी, उसके अलावा धौलावीरा गुजरात में भी एक शिलालेख पाया गया, वहां पर भी चित्रलिपि, पिक्टोग्राफिक लिपि पाई गई। तो एक सबूत हमें यह भी मिलता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं इस लिपि के बारे में। अब इस लिपि के बारे में और क्या क्या कहा है ऑथर्स ने या विद्वानों ने, तो कुछ विद्वानों ने, कुछ इसके जो हिस्टोरियन थे, उन्होंने इस लिपि को एक वर्ड का नाम दिया जिसे हम बोलते हैं ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि बोलते हैं, कुछ लोग इसे खरोष्टी लिपि भी बोलते हैं। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, और कुछ लोगों ने इसे कीलाक्षर भी बोला है, कीलाक्षर। ये वो नाम है जो अक्सर एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, कीलाक्षर लिपि। कीलाक्षर को इंग्लिश में बोलते हैं बोस्टोफैगोन, एक वर्ड है, बोस्टोफैगोन ही इसको बोलते हैं। तो ब्राह्मी लिपि भी बोला, कुछ लोगों ने खरोष्टी लिपि भी बोला, इस चित्रलिपि को कीलाक्षर भी बोला है, राइट। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस लिपि को पढ़ने की कोशिश करने की, किसने इसको डेसिफर किया, किसने इसको समझने की कोशिश की। तो सबसे पहले जो इस लिपि को जो डेसिफर किया, बहुत बार ये सवाल आया है, ये आप चाहे नोट कर सकते हैं। डेसिफर करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की, किसने किया? आई महादेवन। आई महादेवन ने सबसे पहले इसको डेसिफर करने की कोशिश की। लेकिन एक शख्स और थे जिनका नाम था रेवरेंड हेरास, ठीक है, उनका नाम था रेवरेंड हेरास। रेवरेंड हेरास, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इसको तमिल भाषा का पुराना नाम बताया। उन्होंने इसको तमिल भाषा का ओल्डर वर्जन बताया, तमिल भाषा का पुराना रूप, तमिल भाषा का पुराना रूप। किसने कहा? रेवरेंड हेरास ने। लेकिन पढ़ने की कोशिश किसने की? डेसिफर करने की कोशिश किसने की? आई महादेवन ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये हमने बात की इस भाषा के बारे में जो कि पिक्टोग्राफिक थी। अब हम बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि इतनी विकसित सभ्यता जो थी, इतनी विकसित सभ्यता के निर्माता कौन थे? कौन लोग आए, कहां से आए, किस प्रजाति के थे, क्या यहीं के थे, क्या इंडिया के थे या कहीं बाहर से आए थे, कौन सी प्रजाति के थे? तो अलग अलग लोगों ने इस पे अलग अलग मत दिए। जो अलग अलग हिस्टोरियंस थे उन्होंने अपने अपने व्यू रखे। वो क्या थे, कौन थे इस पूरी सभ्यता के निर्माता और प्रोड्यूसर? निर्माता या प्रोड्यूसर ऑफ दिस सभ्यता। तो क्योंकि बहुत ही विकसित सभ्यता थी तो इसके कौन निर्माता थे? तो एक हिस्टोरियन गुजरे, इनका नाम है राम प्रसाद चंद्रा। राम प्रसाद चंद्रा, उनके अनुसार ये व्यापारी वर्ग के लोग थे। व्यापारी वर्ग के लोग थे, ठीक है। उनके अनुसार
ये जो सिंधु घाटी के लोग थे ये व्यापारी वर्ग के लोग थे। उसके अलावा एक और हिस्टोरियन है जी गार्डन चाइल्ड, उनके अनुसार ये सुमेरियन लोग थे, ये सुमेरियन लोग थे, ठीक है। और किसने क्या कहा, एक हिस्टोरियन गुजरे हैं रंगनाथ राव, रंगनाथ राव के अनुसार ये बहुजातीय वर्ग के लोग थे, इसमें कई सारी जातियां थी, बहुजातीय वर्ग के लोग थे, ठीक है। रामप्रसाद चंद्रा के अनुसार ये व्यापारी वर्ग के लोग थे, जी गॉर्डन चाइल्ड के अनुसार ये सुमेरियन वर्ग के लोग थे, रंगनाथ राव के अनुसार ये बहुजातीय वर्ग के लोग थे, ठीक है। और फिर आते आपके डॉक्टर गुहा, डॉक्टर गुहा ने इनको क्या कहा है, डॉक्टर गुहा ने कहा कि ये मिक्स प्रजाति के लोग थे, मिक्स जाति के लोग थे, ठीक है। ये अपने अपने लोगों ने व्यू रखे। अब देखते हैं और एक आध हिस्टोरियन ने क्या कहा इनके बारे में और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस किस पे मिली, ठीक है। एक थे डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी, राधा कुमुद मुखर्जी, राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार ये 4 प्रजाति के लोग थे, 4 प्रजाति। अब वो कौन कौन सी प्रजाति थी, 4 प्रजाति के लोग थे। नंबर 1 मंगोलाइट्स, नंबर 2 एल्पाइंस, नंबर 3 भूमध्य सागरीय लोग, एंड नंबर 4 ऑस्ट्रेलाइट। कई बार सवाल पूछ लेते हैं डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार कितनी प्रजाति के थे, 4 प्रजाति के थे, मंगोलाइट्स, एल्पाइंस, भूमध्य सागरीय लोग और ऑस्ट्रेलाइट लोग। तो ये अलग अलग लोग थे, व्यूज थे। अब फाइनली जो एक व्यू एक्सेप्ट हुआ कि ये कौन थे, कहां से आए थे, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेता हूं। तो डॉक्टर मॉर्टिमम व्हीलर, बहुत ही मशहूर मॉर्टिमर व्हीलर, इनके अनुसार ये कौन लोग थे, ये द्रविडियन थे, द्रविड़ थे, द्रविडियंस थे ये लोग, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेंस मिली, जो बहुमत मिला है, वो इसी बात को मिला है। ज्यादातर लोगों ने डॉक्टर मॉर्टिमम व्हीलर की बात को सकारा है, कहा है कि हाँ ये द्रविडियंस थी, ये थे द्रविड़ लोग थे, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड व्यू है कि सिंधु घाटी के लोग जो थे वो द्रविडियंस थे। और इसका समर्थन फादर हेरास ने भी किया है और काफी लोगों ने किया है। तो ये एक समझ में आ गया कि फाइनली द्रविडियंस थे ये जो सिंधु घाटी के लोग थे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके कालक्रम के बारे में बात करते हैं कि इसका एक्चुअल पीरियड क्या था। इस पर भी बहुत विवाद है, काफी लोगों ने अलग अलग टाइम पीरियड दिया कि ये 3250 से 1750 तक था, कुछ लोगों ने कहा कि ये 2500 बीसी से 1500 बीसी तक था। तो कौन सा उसमें एक्सेप्टेड टाइम पीरियड था वो हम जान लेते हैं कि इसका जो तिथि क्रम है, जैसे कि जॉन मार्शल के अनुसार, जो टाइम पीरियड रहा है वो सिंधु घाटी सभ्यता का 3250 बीसी से 2750 बीसी, ठीक है। अगला रोमिला थापर जी हैं, जो काफी बड़ी हिस्टोरियन हैं, रोमिला थापर, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने जो टाइम पीरियड बताया अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग 2300 बीसी से 1750 बीसी। ओके, आगे बढ़ते हैं। कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग, कार्बन डेटिंग की जाती है किसी भी चीज की डेट निकालने के लिए, ठीक है। उस टाइम पीरियड के पत्थर होते हैं, उसकी निकाल के कार्बन के कितना पुराना है उसके पीछे पूरी साइंस है, उससे टाइम पीरियड निकाला जाता है, कार्बन डेटिंग से बोलते हैं। तो कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग इसकी टाइम पीरियड आया 2250 बीसी से करीब 1750 बीसी। ओके,
लेकिन फाइनली जो डेट एक्सेप्टेड हुई, बहुत सारे लोगों ने इस पर दिया, जो फाइनली डेट एक्सेप्टेड हुई वो हुई डॉक्टर व्हीलर, जो अभी हमने बात की, डॉक्टर व्हीलर एवं एंड वी ए स्मिथ के अकॉर्डिंग, डॉक्टर व्हीलर एंड डॉक्टर वी ए स्मिथ के अकॉर्डिंग 2500 BC टू 1500 BC। और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मत यही है, सर्वमान्य मत, सर्वमान्य मत यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड था वो था 2500 BC से 1500 BC, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर व्हीलर एंड वी ए स्मिथ। तो ये बात मैंने क्विकली आपके सामने रखी तिथि करने के अकॉर्डिंग कि क्या इसकी डेट थी। तो मैं आपके सामने एक एक चीज खोल के रख रहा हूं कि ये क्या क्या चीजें हैं। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या थी, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तो वो हम क्विकली देख लेते हैं। सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता भी बोल सकते हैं इसको, सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं, सबसे जो इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता थी वो थी वेल प्लान्ड, इसका जो सुनियोजित नगर विन्यास था, जिसे हम बोलते हैं वेल प्लान्ड। एक शहर जो बसाया गया या सभ्यता जो बसाई गई ये वेल प्लान्ड थी। तो सबसे पहले इसकी थी वेल प्लान्ड लेआउट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सुनियोजित नगर विन्यास। वेल प्लान्ड लेआउट, ठीक है। सबसे पहली विशेषता इसकी यही थी, सुनियोजित नगर विन्यास। अब इसमें सबसे पहली बात यह है कि ये सभ्यता थी, इसमें कहीं पर भी ग्राम सभ्यता के कोई साक्ष्य नहीं मिले। ज्यादातर साक्ष्य जो मिले हैं वो ये बता रहे हैं कि ये सभ्यता जो है नगर सभ्यता थी, ग्राम संस्कृति की इसमें कहीं से कहीं तक कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि इसमें शतरंज के जाल के समान जो है नगर पद्धति थी। जो शतरंज, जैसे शतरंज होता है हम लोग देखते हैं, तो शतरंज के जाल के समान इसमें नगर पद्धति थी। तो एक चीज बड़ी नोट करने की है कि ये पूरी तरीके से नगरीय थी, पूर्ण रूप से अर्बन, जिसे हम नगरीय बोलते हैं, अर्बन सभ्यता थी। और आगे बात करते हैं कि इसमें शतरंज के जाल के समान नगर पद्धति थी, शतरंज के जाल के समान नगर पद्धति, ठीक है। एक तो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। अब ये जब हम बात करें शतरंज के जाल के समान नगर पद्धति थी, तो इसमें जो सड़कें पड़ी हुई थी और जो सड़कें निकली, तो वो जो सड़कें जब आपस में काटती हैं तो वो काटती थी 90 डिग्री पे, ठीक है। यानी कि 90 डिग्री पे इस तरीके से सड़कें डिजाइन की गई थी कि 90 डिग्री पे वो सड़कें आपस में कट करती थी। यानी कि रोड्स जो आपस में कट करते थे वो 90 डिग्री पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानने के लिए। आगे बढ़ते हैं वेरी क्विकली इस सिंधु सभ्यता की विशेषता के बारे में। एक जो इसका शहर था मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में करीब उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला, मोहनजोदड़ो जो इसका एक नगर निकला, मोहनजोदड़ो में उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने के लिए करीब 11 मीटर चौड़ा एक राजपथ प्राप्त हुआ। 11 मीटर चौड़ा एक राजपथ, 11 मीटर चौड़ा एक राजपथ प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो में। उत्तर से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने के लिए 11 मीटर चौड़ा एक राजपथ प्राप्त हुआ। यह भी एक इसकी विशेषता थी, एक अर्बनाइज सिस्टम की। आगे बढ़ते हैं और इसी मोहनजोदड़ो में जो है एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ। यह क्वेश्चन बहुत बार आया, विशाल स्नानागार, स्नानागार
स्नानागार, जिसे हम ग्रेट बाथ भी बोलते हैं। इसी मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ, जिसे ग्रेट बाथ भी बोलते हैं। और जिसमें जब आप इस ग्रेट बाथ में उतरने की कोशिश करेंगे या उतरने के लिए जाना चाहेंगे, तो इसमें करीब उत्तर से दक्षिण की दिशा में सीढ़ियां थी। जो सीढ़ियां थी इसमें उतरने के लिए, वो थी उत्तर से दक्षिण की दिशा में। अगर आपको इस बात में जाना है तो जो सीढ़ियां थी उतरने के लिए, वो उत्तर से दक्षिण की दिशा में थी। ठीक है। और कई बार इस विशाल स्नानागार की जो इमेजिनेशन की गई है, वो कल्पना की गई है, एक 2 मंजिला इमारत के फॉर्म में की गई है कि डबल स्टोरी कोई मकान है, इसमें आप नीचे जा रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। तो एक इसकी जो कल्पना की गई है वो करीब एक दो मंजिला भवन के रूप में की गई है। 2 मंजिला भवन के रूप में इसकी एक कल्पना की गई है। ये इस तरीके का ये स्नानागार रहा होगा मोहनजोदड़ो। आगे बढ़ते हैं बहुत तेजी से हम। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं विशेषताओं की। इसी मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ी इमारत पाई गई, जो एक अन्नागार थी, यानी कि जहां पर अन्न रखने के स्टोरेज की व्यवस्था थी, ग्रेन्स को स्टोर करने की व्यवस्था थी। इसी मोहनजोदड़ो में ये वो बहुत इंपॉर्टेंट आपको सामने में चीजें रख रहा हूं जो हमेशा से एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। इसी मोहनजोदड़ो में एक बड़ी इमारत, जिसे हम अन्नागार भी बोलते हैं। ठीक है, अन्नागार मिला, लेकिन एक ही अन्नागार था, ओनली 1 अन्नागार, कोई मल्टीपल अन्नागार नहीं मिले। मोहनजोदड़ो में अन्नागार मिला, एक ही अन्नागार था। ठीक है, जबकि हड़प्पा से, जब हम हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा में कम से कम 12 अन्नागार प्राप्त हुए। ठीक है, यहां पर मिला एक अन्नागार मोहनजोदड़ो से, और हड़प्पा से मिले करीब 12 अन्नागार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो अन्नागार थे हड़प्पा में, ठीक है, इनकी लोकेशन भी आपको मैं बता देता हूं। ये हड़प्पा में जो अन्नागार थे, ये रोड के दोनों साइड, मतलब एक रोड है जैसे कोई, तो रोड के दोनों साइड 6 अन्नागार, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इस साइड में, 6 साइड में, मतलब रोड के दोनों साइड जो है 6 अन्नागार। कहां पर? हड़प्पा में 12 अन्नागार। लेकिन मोहनजोदड़ो में सिर्फ एक ही अन्नागार की प्राप्ति हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वेरी क्विकली। अब आगे एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज दी ड्रेनेज सिस्टम। पानी की निकासी की क्या व्यवस्था थी इसमें? तो मोहनजोदड़ो में ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करें, मोहनजोदड़ो में अगर हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, बहुत ही बेहतर ड्रेनेज सिस्टम था। जो जैसे आजकल बहुत सी जगह तो आजकल भी अच्छा नहीं होता है, ड्रेनेज सिस्टम उस टाइम बहुत अच्छा था। ड्रेनेज सिस्टम, पानी की निकासी जिसे हम बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही बेहतर था, बहुत ही बेहतर सिस्टम था। कहां पर? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, और जो नालियां हुआ करती थी, नालियां जिस तरीके से आपस में जुड़ी थी, बहुत ही पक्की नालियां थी, बहुत ही बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम था। जो नालियां थी वो इतनी बेहतर नालियां थी, और उसमें उसकी जुड़ाई में, जब नालियों की जुड़ाई की गई, उसके लिए पक्की लाल ईंटों का यूज किया गया था। नालियों की जुड़ाई के लिए पक्की लाल ईंटें यूज की गई थी उन नालियों को जोड़ने के लिए। तथा जब उन नालियों को प्लास्टर किया गया, उस प्लास्टर करने के लिए क्या चीज यूज की गई? उस प्लास्टर को करने के लिए, प्लास्टर के लिए यूज किया गया चूना मिट्टी और जिप्सम। ये एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चूना मिट्टी एवं जिप्सम, इनका यूज किया गया उन नालियों की जुड़ाई के लिए, पक्की लाल ईंटें। और जब प्लास्टर की बात आई तो चूना मिट्टी और जिप्सम का यूज किया गया। इस तरीके की देखिए व्यवस्था उस टाइम में की गई थी। मोहनजोदड़ो में अगर हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, बहुत ही बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम था। आगे बढ़ते हैं वेरी क्विकली। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ही जो है साथ ही साथ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और एक जगह और है, इसका नाम है धौलावीरा, जहां पर किले प्राप्त हुए, दुर्ग, जो दुर्ग प्राप्त हुए, दुर्ग की प्राप्ति किले की फॉर्म में, दुर्ग की प्राप्ति हुई आपके मोहनजोदड़ो, हड़प्पा,
हड़प्पा, ठीक है, कालीबंगा एवं ये वो जगह है जहां से खासतौर पर धौलावीरा, इन सब जगहों से दुर्ग की प्राप्ति हुई। दुर्ग प्राप्ति के जो स्थल है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, धौलावीरा, ठीक है, यहां से दुर्ग की प्राप्ति हुई जहां पर शासक वर्ग रहता था। इन जगहों पे तो उस टाइम पीरियड का शासक वर्ग था वो रहता था। दुर्ग प्राप्ति हुई यहाँ की मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, धौलावीरा से, जहां पर आपका शासक वर्ग रहता था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं वेरी क्विकली, मूविंग अहेड। फिर हम बात करते हैं जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, इसमें जो कॉमन पीपल थे वो कहां रहते थे? भाई शासक वर्ग के बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो कॉमन लोग थे वो कहां रहते थे? तो जो भी दुर्ग वाले सिटी थे, जहां पर दुर्ग नगर था, या वो शहर जहां पर दुर्ग थे, तो उस दुर्ग नगर में पूर्वी टीले पर, तो उसके पूर्वी टीले थे, उस दुर्ग नगरों के जो पूर्वी टीले थे, वहां पर जो कॉमन लोग होते थे, जो जन समान लोग होते थे, जन समान लोग वो रहा करते थे। ठीक है, ये बात हो गई शासक वर्ग कहां रहता था और जन समान लोग कहां रहते थे। ठीक है, आगे बढ़। तो ये मैंने आपके सामने आज बात की मोहनजोदड़ो की जो भी व्यवस्था थी, विशेषताएं थी। अब इसकी जो अगला वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें इसकी मैं सामाजिक व्यवस्था, इसकी आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।